सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल PR नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल PR नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में, जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसे हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारा दक्षिण भारत के राजवंश का ये दूसरा वीडियो है। इस दक्षिण भारत के राजवंश के आज दूसरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश और कई सारे वंशों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो दक्षिण भारत के राजवंश से आज हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी का ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अब इस चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसने अपनी राजधानी तंजावुर या जिसे तंजौर या तांजाय भी कहा जाता है, इसने अपनी राजधानी तंजावुर या तांजाय में बनाई हुई थी। और जो तंजावुर था, इसका वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन था। तंजावुर का वास्तुकार यानी कि कह सकते हैं एक तरह से तंजावुर को डिज़ाइन करने वाला या इंजीनियर कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में, जो कि बिल्डिंगें डिज़ाइन करते हैं। उसी प्रकार तंजावुर को डिज़ाइन करने वाला यानी कि वास्तुकार कौन था? राजराज पेरुथच्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। अब इसने क्यों धारण की थी ये उपाधि? क्योंकि आदित्य प्रथम ने पल्लवों पर विजय पाई थी, यानी उसने युद्ध किया था किससे? पल्लव शासकों से, और उन पर विजय पाने के पश्चात इसने अपने आप को कोदंडराम की उपाधि दे दी और उसे धारण कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था। अब ये कृष्ण तृतीय कौन थे, परांतक प्रथम कौन थे? तो चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, ये मेन राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में हुआ था। तो राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण थर्ड और चोलों के शासक थे परांतक फर्स्ट। इनके बीच युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आखिर में कौन हारा? यहाँ पर परांतक फर्स्ट, जो कि चोल शासक थे, ये हार जाते हैं। और इस परांतक फर्स्ट के जो पुत्र इस युद्ध में इनके साथ लड़ रहे होते हैं और इनके पुत्र की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसमें? तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम के पुत्र की, जिनका नाम राजादित्य था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण थर्ड और चोल वंश के शासक परांतक फर्स्ट के बीच हुआ था। और इस युद्ध में परांतक फर्स्ट के बेटे की मौत हो गई थी, जिसका नाम राजादित्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस चोल शासक ने श्रीलंका के जीते हुए प्रदेशों का एक नया प्रांत बना दिया था? तो इसका आंसर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम एक ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका में जीते हुए जिन इसने राज्यों को जीता था, वहाँ पर एक नया प्रांत बना दिया था और उस प्रांत का नाम रखा था मुंडी चोल मंडलम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, उस प्रांत का इन्होंने क्या नाम रखा था? मुंडी चोल मंडलम नाम रखा था। और पोलनरुआ को इसकी राजधानी भी बनाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। एक बार इसको रिपीट करेंगे कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के जीते हुए प्रदेशों का एक नया प्रांत बना दिया था? तो उसका नाम है राजराज प्रथम। और उसने उस प्रांत का नाम क्या रखा था? मुंडी चोल मंडलम नाम से उस प्रांत को बनाया हुआ था। और इसका राजधानी इसने बनाई थी पोलनरुआ को। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण राजराज प्रथम ने ही करवाया था। राजराज प्रथम थे वो शैव धर्म का अनुयायी था। राजराजेश्वर जो शिव मंदिर है
इसने राजेश्वर एक जो मंदिर है इसने ये एक शिव मंदिर है, तो इसने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था और ये शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अब राजेंद्र प्रथम जो थे ये चोल साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भी हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर उपाधि वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी उपाधि ये लोग राजाएं धारण करते हैं ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की और कब धारण की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उपाधि वाले क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण की थी? क्योंकि इसने जो थे बंगाल के शासक थे महिपाल, बंगाल के शासक महिपाल को इन्होंने युद्ध में हरा दिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। इसलिए इन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजनी का सुल्तान महमूद किसके समकालीन था? यानी गजनी का जो सुल्तान था महमूद वो चोल में ऐसा कौन सा शासक था जिसके समकालीन ये भी था, राज्य कर रहा था? तो उसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही गजनी का सुल्तान महमूद भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीर राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी उपाधियाँ आई उनको याद रखेंगे आप, जैसे कि मैंने अभी कौन से बताया। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। क्यों धारण की? बंगाल के शासक महिपाल को इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम के समकालीन कौन था? गजनी का सुल्तान महमूद था। राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? प्रकेसरी की उपाधि धारण की। वीर राजेंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की? राजकेसरी की उपाधि धारण की। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र थर्ड था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? विक्रम चोल ने, फ्रेंड्स यहाँ पे चोर लिख गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ पर चोर नहीं है चोल है। तो विक्रम चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? विक्रम चोल ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया था। अब विक्रम चोल एक ऐसा राजा था जिसे अपने सिर्फ कार्य से मतलब होता था, प्रजा के सुख दुख से या प्रजा के हालात से मतलब नहीं होता था। इसीलिए इस विक्रम चोल ने जब ये चिदम्बरम मंदिर बनवाया था तो उस समय इसकी राज्य में इतना अभाव और अकाल चल रहा था, इसकी प्रजा जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रस्त थी किससे? अकाल से, और गरीब भी हो गई थी। फिर भी ये किसी जनता से या प्रजा से राजस्व वसूल करता था और किसके लिए? चिदम्बरम मंदिर के लिए ज़बरदस्ती कर वसूल करता था। और उस समय ना खेती हो रही थी और ना ही वर्षा हो रही थी, यानी कि आमदनी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी प्रजा के पास। फिर भी ये जो चोल था इसने चिदम्बरम मंदिर बनवाने के लिए प्रजा से कर वसूला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल साम्राज्य में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो चोल साम्राज्य में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल साम्राज्य में भूमिकर उपज का कितने भाग हुआ करता था? यानी कि जो चोल साम्राज्य था उसमें लैंड टैक्स कितना देना पड़ता था, यानी कि जितना आपका अनाज होता था उसका कितने भाग आपको टैक्स देना पड़ता था? तो 1/3 पार्ट आपको राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। किसमें? चोल साम्राज्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कल्लजु कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह फ्रेंड्स कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम एक ऐसा बंदरगाह था जो कि चोल साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इनका व्यापार जो भी चल रहा था देश विदेश से वह इसी बंदरगाह से संपन्न होता था। इसी बंदरगाह से अपने कुछ सामान मंगाना होता था या कुछ भेजना होता था, सब इसी बंदरगाह से किया करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विष्णु तथा शिव के उपासक क्या कहे जाते थे? तो विष्णु तथा शिव के उपासक, इसमें विष्णु के उपासक क्या कहे जाते थे? अलवार कहे जाते थे, और शिव के उपासक नयनार कहे जाते हैं। तो संत होते हैं विष्णु के उपासक अलवार संत कहलाते हैं, और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल काल में भूमि के प्रकारों के बारे में हम जान लेते हैं कि चोल काल में किस किस प्रकार की भूमियाँ होती थी, उनके क्या क्या नाम रखे जाते थे, और उन नामों के आधार पर उस भूमियों को किस किस के लिए डिवाइड किया गया था। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली भूमि है विल्लन वागई भूमि। ये जो भूमि होती थी गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती थी। अब यहाँ पर गैर ब्राह्मण किसान की भूमि का मतलब यह है फ्रेंड्स, जो कि पहले ब्राह्मण होते थे, वो किसान, वो जो पहले ब्राह्मण होते थे, भूमि केवल उन्हीं के पास होती थी। बाकी जो प्रजा होती थी उनके ब्राह्मण को नीचे की जाति की, वो सब उनके खेतों में काम करते थे, यानी कि मजदूरी करते थे। लेकिन चोल साम्राज्य में ऐसा नहीं था। चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण किसान जो थे वो भी भूमि के मालिक थे। तो वेल्लन वागई नाम की जो भूमि थी, वो जो किसान ब्राह्मण नहीं होते थे फिर भी वो उसके मालिक होते थे, उस भूमि को वेल्लन वागई कहा जाता था। नेक्स्ट है ब्राह्मदेय भूमि, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। तो ब्राह्मण जब भी कोई यज्ञ कराते थे या पूजा पाठ कराते थे, कुछ भी अच्छा कार्य कराते थे राज्य में, तो उन्हें भूमि दान की जाती थी, उपहार में एक तरह से भूमि दी जाती थी, तो उसे ब्राह्मदेय भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है शाला भोग भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। तो किसी स्कूल के लिए या पर्टिकुलर स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, उसके रख रखाव के लिए भूमि एक दान कर दी जाती थी कि यहाँ पर शाला बनेगी, या उसके शाला के अंतर्गत भी जितनी गतिविधियाँ होंगी वो ही इस भूमि पर संपन्न होंगी, और कुछ यहाँ पर नहीं होगा। तो उसके लिए एक तरह से आरक्षित कर दी जाती थी शाला भोग नाम की भूमि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवदान भूमि। देवदान भूमि जो थी वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी, यानी मंदिर निर्माण के लिए भूमि को सभी लोग उपहार दिया करते थे, तो उसे देवदान नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पल्लीचदम भूमि, जो कि जैन संस्थानों को दान की गई भूमि होती थी। इस भूमि को जैन संस्थानों को दान किया जाता था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स आ जाते हैं यादव वंश के बारे में। इसके बाद अभी यादव वंश हो गया, कदम्ब वंश, गंग वंश, काकतीय वंश, ये सब बहुत कम दिए हुए हैं लूसन रूप में। तो इनके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जैसे इनका संस्थापक कौन था या इनकी राजधानी कहाँ थी, ये सब इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? जो यादव वंश था मुख्यतः देवगिरी का था, तो इसकी स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने। फ्रेंड्स याद रखेंगे, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। और इसकी यादव वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो यादव वंश का प्रतापी राजा सिंघन था। सिंघन था किसका? यादव वंश का प्रतापी राजा था। और जो देवगिरी की यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी, और इसने राजधानी कहाँ स्थापित की थी अपनी? देवगिरी में। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? देवगिरी में स्थापित की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वंश के बारे में। अब आते हैं हम गंग वंश के बारे में। तो गंग वंश जो था, गंग वंश जानने से पहले मैं आपको बता दूं कदम वंश के बारे में, जो कि मैंने इसमें नहीं दिया है क्योंकि उसमें तो बिल्कुल दिया ही नहीं है। लेकिन कदम वंश की स्थापना किसने की और इसकी राजधानी की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, और इसने इसकी राजधानी वनवासी रखी हुई थी। तो इसे आप नोट कर लेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, इसकी राजधानी वनवासी थी। अब आते हैं गंग वंश में। गंग वंश का पहला क्वेश्चन है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त था। अब ब्रजहस्त ने क्या, इसकी राजधानी कहाँ रखी थी? कुवलाल में रखी थी, जो कि कोलार नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अनुसार इस वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी कि जो संस्थापक होता है मेनली उसी को प्रथम शासक कहा जाता है, लेकिन अभिलेखों में एक उल्लेख मिलता है, इसका गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। अब हम आ जाते हैं काकतीय वंश में। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन होता है? काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? अम्मकोंड में रखी थी। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम
राजधानी अम्मकोंड थी। तीसरा शक्तिशाली शासक कौन था? काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। चौथा क्वेश्चन है इसमें कि अंतिम शासक कौन था? किस वंश का? काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र कौन था? प्रतापरुद्र था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट टॉपिक्स जो कि हमने दक्षिण भारत के राजवंश में चोल वंश से कंटिन्यू किया और फिर यादव वंश, कदम्ब वंश, गंग वंश और काकतीय वंश में समाप्त कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा वंश और आता है जिसे होयसाल वंश के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है। तो होयसाल वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने, इसे आप नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ दोबारा भी रिपीट कर दूंगा मैं। तो और इसका जो चेन्नई केशव मंदिर था, किसमें? होयसाल वंश में किसने बनवाया था? चेन्नई केशव मंदिर विष्णुवर्धन ने बनवाया था। होयसाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसाल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल थर्ड था और इसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की और विष्णुवर्धन ने चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण कराया था। वीर बल्लाल थर्ड अंतिम शासक था और राजधानी द्वार। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाल वंश, या फिर एक तरह से एक नई हेडिंग आएगी हमारे पास, लेकिन वो दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत ही आएगी। समीपवर्ती राज्यों का अभ्युदय से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आएंगे पाल वंश, सेल वंश और बहुत सारे वंश आने वाले हैं जो कि हम लगभग 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? मध्यकालीन भारत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो महमूद गजनी और जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।